वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीयूष जेई मैथ में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हम लोग वर्तमान में एनसीईआरटी क्लास 12th स्टैंडर्ड का पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। और उसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में लोगों ने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज 5.1। तो एक्सरसाइज 5.1 की थ्योरी और उस पर दो वीडियो ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन नंबर 13 तक का अपलोड किया हुआ है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज हमारे चैनल पर जाइए और उन वीडियोस को रिवाइज करके सारा देखने की कोशिश करिए। तो चलिए बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए अपने क्लास को आरंभ करते हैं। लेकिन क्लास आरंभ करने से पहले वही तीन पुरानी बातें। पहली बात, सभी लोग अपने साथ एनसीईआरटी खोल के रखें। दूसरी बात, पेन और पेपर लेकर बैठें, क्योंकि बीच में अगर से मैं कोई भी क्वेश्चन देता हूं तो वीडियो को पॉज करिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। और जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो वापस से आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई ऐसी पॉइंट जो आपको न समझ में आए तो प्लीज ऐसी अवस्था में आप वीडियो को अगेन एंड अगेन देख सकते हैं। तो चलिए बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए अपना क्लास आरंभ करते हैं। तो भैया 5.1 में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स पे बात करने वाले हैं। तो यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स पे बात करने वाले हैं तो बेटा यहाँ पर क्या कह रहा है, ये 14 या उसके आगे का होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, डिस्कस द कंटिन्यूटी continuity of the function discuss the continuity of the function f where f is defined by f is defined by f is defined by किससे डिफाइंड है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू थ्री। कब 3 दिया है, कब, जब x इज लाइंग बिटवीन 0 to 1 तब, ठीक है। यहाँ पर 3 दिया है, फिर दिया है 4, कब, जब x इज लाइंग बिटवीन 1 to 3 तब, और फिर दिया है 5, कब, जब x इज लाइंग बिटवीन 3 to 10, 3 to, सही है। और हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो देखो बेटा यहां पर हम लोग किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी दो तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। देयर आर टू वे टू डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एनी फंक्शन। उसमें पहला क्या है कि या तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ऑन द पॉइंट तीनों निकाल कर दिखाएं, और दूसरा तरीका ये है कि या तो हम लोग सीधा सीधा ग्राफ बना लें और ये देख लें कि जिस पॉइंट पर जंप करेगा वहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा और जहां पर जंप नहीं करेगा वहां पर कंटिन्यूअस होगा। तो ग्राफ मेथड को तो हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल हम लोग यहाँ पर थ्योरी वाला मेथड देखने वाले हैं। अच्छा, थ्योरी वाला मेथड देखने से पहले एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जहां पर भी फंक्शन ब्रेक्ड हो, ध्यान सुनिएगा, जहां पर भी फंक्शन ब्रेक्ड हो वहां पर कंटिन्यूटी सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री पर चेक की जाती है। जैसे यहां पर ध्यान से देखो तो हमें कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत है 1 पे और 3 पे, क्योंकि फंक्शन 1 और 3 इन दो जगहों पर ब्रेक है। तो यदि 1 और 3 पर चेक करने की जरूरत है तो सबसे पहले हम लोग इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे 1 पे। तो यहां पर मैंने एक नंबर लाइन ले लिया, यह लिख दिया x इज इक्वल टू 1। तो मान लीजिए पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं। अच्छा बेटा जब लेफ्ट में जाते हैं नंबर लाइन पर तो 1 से कम, 1 से कम मतलब 1 माइनस, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस। अब देखिए जब फंक्शन ब्रेक होता है ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में फंक्शन का सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू कंडीशन होता है। जैसे यहाँ पर 1 से कम है, 1 से कम मतलब 1 से छोटा, तो पहले जो फंक्शन ब्रेक है उसका कंडीशन देखिए और ये पता करिए कि 1 से छोटा वाला कंडीशन किस में आ रहा है। तो बेटा यदि मैं पता करूं तो पहले वाले में 1 से छोटा आ रहा है, क्यों, क्योंकि वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। तो जो आ रहा है उसी के साथ अटैच्ड फंक्शन उसकी लिमिट के लिए लिखेंगे। जैसे
लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस था, मतलब हमें 1 से छोटा लेना था। तो पहले हम फंक्शन के कंडीशन में 1 से छोटा वाला देखेंगे और 1 से छोटे वाले में जो अटैच फंक्शन होगा उसी की लिमिट हम सॉल्व करेंगे। अच्छा बेटा, चूंकि यह कांस्टेंट है तो यह आएगा 3, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। यदि हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालें, मतलब अब 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा यानी क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस। अब बेटा 1 से बड़ा, फिर वही बात कि अब हमें कंडीशन में देखना पड़ेगा कि 1 से बड़ा कौन है। तो यदि दूसरे वाले को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो x है हमारे पास वो 1 से क्या है, बड़ा। तो चूंकि 1 से बड़ा है और 1 से बड़े के लिए है तो इसके साथ जो अटैच फंक्शन उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4। अब चूंकि ये कांस्टेंट है तो यहाँ पर हम लोग देंगे 4। अब उसके बाद ऑन द पॉइंट की बात करें तो बेटा ऑन द पॉइंट का मतलब होता है इक्वल। और देखिए इक्वल है पहले वाले में, भाई x इज इक्वल टू इंटरवल में लेस देन के साथ इक्वल का सिंबल भी पहले वाले में, तो f ऑफ 1 आ जाएगा 3। इस तरीके से यू कैन ऑब्जर्व इट। बड़ा यदि आप ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है 3, जबकि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है 4। तो यू कैन से दैट कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। और भैया जब जिसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता है तो आगे कंटिन्यूटी के बारे में क्या कद्दू चर्चा करेंगे। तो बड़ा इस तरीके से कर सकते हो, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज discontinuous at x is equal to। लेकिन ये तो हमने कंटिन्यूटी चेक किया 1 पे, अब हमें कंटिन्यूटी चेक करना है 3 पर, क्योंकि फंक्शन दो बार बटा हुआ है, एक बार 1 से बाउंड्री बनाया और एक बार 3 से बाउंड्री बनाया है। तो अब यदि हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू 3 पर चेक करनी है तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 लिख दिया। अब x इज इक्वल टू 3 लिख दिया तो पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या, 3 से छोटा। अब 3 से छोटा मैं लिखूं तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस। अब इतना ध्यान रखना है कि जहां पर भी फंक्शन ब्रेक हो तो अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम फंक्शन का सिलेक्शन करते हैं। तो बेटा चूंकि 3 माइनस है यानी 3 से कम है, अब 3 से कम है दूसरा वाला, तो दूसरे वाले के साथ जो अटैच्ड फंक्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब चूंकि यह कांस्टेंट है तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे। फिर हम लोग लेंगे राइट हैंड लिमिट। अब यदि हम लोग राइट हैंड लिमिट लें तो बेटा राइट हैंड लिमिट मतलब 3 से बड़ा, 3 से बड़े को क्या लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस। अब भाई देखिए 3 से बड़े के लिए किसका सिलेक्शन करेंगे, 3 से बड़ा ये तीसरा वाला है, तीसरा वाला देखो, तीसरे वाले में जो 3 से है x है वो बड़ा है और इसके साथ जो अटैच्ड फंक्शन है वो 5 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5। अब चूंकि 5 भी कांस्टेंट है तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया। अब यदि मैं ऑन द पॉइंट की बात करूं तो बड़ा ध्यान से देखो, यहां पर 3 के साथ इक्वल का सिंबल थर्ड वाले में है, तो थर्ड वाले के साथ ये आ जाएगा 5। तो आप यहां से एक बात बोल सकते हो कि सर जी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है 4 जबकि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है 5। तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो यह ऑन द पॉइंट हो भी जाए तो भी यह फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। इसलिए फंक्शन इज discontinuous at x is equal to। तो यहां से आप एक स्टेटमेंट बोल सकते हो कि हमारा जो फंक्शन है वो बेसिकली 1 और 3 दोनों पर डिसकंटिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि दोनों पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया 14 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्वेश्चन नंबर 15। तो यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करें जी, देखिए यहां पर भी फंक्शन दो हिस्सों में ब्रेक्ड है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे डिस्कशन करें तो देखो बेटा यहाँ पर फंक्शन क्या दिया है, यहाँ पर फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, पहले दिया है 2x, कब, जब मामला x लेस देन 0 हो तब। फिर दिया है 0, कब, जब 0 से 1 के बीच में हो तब, 0 से 1 के बीच में हो तब। और फिर दिया है 4x, कब, जब x ग्रेटर देन 1 हो।
ये हमारे पास है ना, हमारे पास है 2x 0 4x। अच्छा बेटा, मैंने क्या बोला था कि अगर से कोई भी फंक्शन ब्रेक्ड है, ध्यान समझिएगा, कोई भी फंक्शन अगर से ब्रेक्ड है तो उसकी कंटिन्यूटी हमेशा ब्रेकिंग पॉइंट पर यानी कि बाउंड्रीज पर चेक करते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो बाउंड्रीज बना रहा है ना, वो बाउंड्रीज बना रहा है दो। एक बाउंड्री बना रहा है 0 की वजह से और एक बाउंड्री बना रहा है 1 की वजह से। तो यहाँ पर चूंकि दो बाउंड्री बना रहा है तो कंटिन्यूटी भी हमें दो पॉइंट पर चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 0। तो यदि हम लोग x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो बेटा पहले हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट। सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। अब बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना मतलब कि 0 से छोटा, तो भाई यहां पर हम लोग लिख देंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस। अब मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था जहां पर भी फंक्शन की बाउंड्री बन रही हो तो वहां पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन फंक्शन का सिलेक्शन करते हैं। तो 0 माइनस यानी 0 से छोटा, और बेटा 0 से छोटा यहाँ पर पहला वाला है, तो पहले वाले के साथ अटैच्ड फंक्शन का लिमिट निकालेंगे। भाई याद रखिएगा कंडीशन चेक करिए और कंडीशन के साथ जो अटैच्ड फंक्शन होगा उसी का लिमिट आपको निकालना पड़ेगा। तो 0 माइनस के लिए 2x है, यानी हमें यहाँ पर लिमिट निकालना है किसका, 2x का। सही है। अब 0 माइनस है, इसका मतलब यहाँ पर h सब्ट्रैक्ट होगा, तो मैंने 0 माइनस h कर दिया और वेरिएबल की जगह पर पुट कर दिया। तो बेटा जब वेरिएबल की जगह पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 टाइम्स 0 माइनस एच। और बताइए यदि मैं चाहूं तो h की जगह पर 0 पुट कर सकता हूं, तो जब 0 पुट करूंगा तो जाएगा 2 टाइम्स 0 माइनस 0। और बेटा आपको तो बताइए कि 0 इंटू एनी नंबर आता है 0। तो ये हो गया हमारे पास 0। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल। यदि राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं मतलब 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा, तो यहां पर हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस। अब चूंकि अगेन फंक्शन ब्रेक्ड है तो हमें पहले कंडीशन के हिसाब से ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा कंडीशन है जो 0 से बड़ा है। तो बेटा यदि मैं कंडीशन के हिसाब से चेक करूं तो ये वाला फंक्शन है जो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है और इसके साथ अटैच फंक्शन कौन सा है, 0। तो बेटा यहाँ पर लिख देंगे 0। अब यहाँ से आप देख सकते हो चूंकि ये कांस्टेंट है तो ये 0 ही आएगा। अब बेटा एक बात तो यहाँ से देखने को स्पष्ट मिल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वह राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। अब हमें निकालना पड़ेगा ऑन द पॉइंट। ऑन द पॉइंट मतलब हमें एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बेटा जब ऑन द पॉइंट की बात करते हैं, जब हम ऑन द पॉइंट की बात करते हैं तो मतलब हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते हैं। और एग्जैक्ट वैल्यू लेने के लिए जिस बाउंड्री पर आप एग्जैक्ट वैल्यू ले रहे हो, जहां पर इक्वल का सिंबल लगा होगा वहीं से आप वैल्यू कंसीडर करेंगे। जैसे जैसे अगर से मैं यहाँ पर इक्वल की बात करूं तो एग्जैक्टली इक्वल लगा है इसमें, तो बेटा इस वाले फंक्शन को ले लूं तो ये भी क्या आ जाएगा, 0। अब आप ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0 और ऑन द पॉइंट भी 0। तो मतलब हम यहाँ से ये बोल सकते हैं क्या कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू ऑन द पॉइंट, तीनों आपस में इक्वल है, इसलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज continuous continuous at x is equal to 0। जो फंक्शन है हमारा वो कंटिन्यूअस है at x is equal to 0। ठीक है, तो x is equal to 0 पर तो हमने कंटिन्यूटी चेक कर लिया। अब हमें फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है at x is equal to 1। फंक्शन का कंटिन्यूटी किस पर चेक करना है, at x is equal to 1। चलिए फिर से एक बार नंबर लाइन बना ले। जब भी हमें किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर चेक करना हो तो पहले हम उसे नंबर लाइन पर रख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने x इज इक्वल टू 1 रख लिया। अब बेटा यहाँ पर पहले मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस। अच्छा 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, तो बेटा पहले कंडीशन में हम देख लें कि 1 से छोटा कौन है, बीच वाला है, तो बीच वाला के साथ अटैच्ड फंक्शन को लेंगे, तो बेटा यहाँ पर लिख देंगे 0 और इस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, 0। अब यदि हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात करें तो बेटा राइट हैंड लिमिट मतलब क्या, राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस यानी 1 से बड़ा। तो यदि 1 से बड़ा है तो बेटा देखो 1 से बड़ा वाला जो कंडीशन बनेगा वो थर्ड में बन रहा है,
x ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी ये 1 से बड़ा है, तो इसके साथ अटैच्ड वाले फंक्शन की हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4x, ठीक है। अब चूंकि 1 प्लस है तो x की जगह पर हम 1 प्लस h लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0 4 टाइम्स 1 प्लस h। अच्छा बेटा, h की जगह पर यदि मैं 0 रखूं तो यहाँ से 4 आएगा। अब ध्यान से देखो, यदि आप ध्यान से देखोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि सर जी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू तो है 0, जबकि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है 4। तो यहां से हम एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि चूंकि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो बेटा जिसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसके ऑन द पॉइंट के बारे में हम क्या बोले, है ना। ऑन द पॉइंट के बारे में तो बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए यू कैन से दैट कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज discontinuous discontinuous at x is equal to 1। तो यहां से इन दोनों क्वेश्चन से हमने दो महत्वपूर्ण बातें सीखी। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात क्या सीखा कि अगर से कोई भी फंक्शन ब्रेक्ड है तो हमेशा फंक्शन की कंटिन्यूटी उसकी बाउंड्री पर चेक किया जाएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या सीखा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सीखा कि जब भी हम बाउंड्रीज पर किसी भी फंक्शन का लिमिट निकाल रहे हो तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें फंक्शन का सिलेक्शन करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट है तो छोटे के लिए कौन सा फंक्शन बनेगा, राइट हैंड लिमिट है तो बड़े के लिए कौन सा फंक्शन बनेगा। और फिर जब हम ऑन द पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो ऑन द पॉइंट की वैल्यू निकालते समय भी आपको यह इंश्योर करना पड़ेगा, यू विल हैव टू इंश्योर इट, क्या कि भाई साहब ऑन द पॉइंट की जब आप वैल्यू निकाल रहे हो तो हमेशा वही फंक्शन सेलेक्ट करिए जहां पर इक्वल के बारे में बात किया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से 15 नंबर क्वेश्चन फिनिश। अब इसके बाद क्या होगा, 15 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्वेश्चन नंबर 16। तो बेटा 16 नंबर क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और लगभग 2 मिनट का समय होगा आपके पास। वीडियो को पॉज करिए और 16 नंबर क्वेश्चन सेल्फ अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। सेल्फ अटेम्प्ट करिए, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं बेटा, यहां पर भी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। फंक्शन के तौर पे दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है -2, कब, जब x लेस देन आर इक्वल्स टू -1 है तब। फिर क्या है, फिर हमारे पास है 2x, कब, जब x -1 से 1 के बीच में लाई करेगा तब, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा तब, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद हमारे पास है 2, कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब। इसका मतलब यहां पर बाउंड्री बन रहा है -1 और 1, यानी यहां पर आपको कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा -1 और 1 पे। तो बच्चा पार्टी आई रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज आप अपने वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को एक बार फिर से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए और देखिए क्या आपको आपका डिजायर्ड आंसर मिल रहा है। और हाँ, यदि आपने एनसीईआरटी खोल रखा है तो आप अपने आंसर को मैच भी करा सकते हो, आप अपने आंसर को मैच भी करा सकते हो। चलिए अब मैं बात करूंगा अबाउट द क्वेश्चन नंबर 17। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करूं, यदि मैं क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करूं तो बेटा ये कह रहा है कि फाइंड द रिलेशनशिप, फाइंड द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप between A and B, between A and B, between A and B, so that the function f, so that the function f defined by defined by f of x is equal to ax plus 1, कब, जब वैल्यू x की लेस देन आर इक्वल्स टू 3 हो तब, और bx प्लस 3, कब, जब वैल्यू आपकी x ग्रेटर देन 3 हो। देखिए भाई इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें फंक्शन जो है
वो डिफाइंड है इस तरीके से, एंड इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। आगे क्वेश्चन में दिया है इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, और यह x इज इक्वल टू 3 पर क्या है, कंटिन्यूअस भी है। तो यदि यह x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है और यह रिलेशनशिप डिफाइंड है, तो हमें a और b के बीच का क्या निकालना है, रिलेशन। तो देखिए, अगर से कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एक बात तो श्योर है कि उसके लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू उसके राइट हैंड लिमिट के क्या होगा, इक्वल होगा। अब चूंकि यहाँ पर बाउंड्री बन रहा है 3 पर, तो हम लोग कंटिन्यूटी किस पर चेक करेंगे, 3 पर। तो मान लीजिए हमें जिस पर कंटिन्यूटी चेक करना है, पहले हम उसको नंबर लाइन पर लिख लें। जैसे हमें 3 पर कंटिन्यूटी चेक करना था, तो हमने 3 को नंबर लाइन पर लिख लिया। तो बेटा सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 3 से कम, 3 से छोटा, और जहां पर भी कम होता है वहां पर माइनस लिखते हैं। तो हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस। अब बेटा मैंने क्या बोला था, मैंने एक स्टेटमेंट बोला था कि जब भी आपका फंक्शन ब्रेक्ड हो और अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना हो, तो आप पहले कंडीशन चेक करो और कंडीशन के साथ अटैच्ड फंक्शन को लेते हैं। तो बेटा 3 माइनस यानी 3 से छोटा, यानी कंडीशन में हमें 3 से छोटा देखना पड़ेगा, और 3 से छोटा है x लेस देन आर इक्वल्स टू 3। तो जब हम इसके साथ वाले अटैच्ड फंक्शन को देखेंगे तो बेटा ये आएगा ax प्लस 1। तो ये आ गया ax प्लस 1, सही है। अब चूंकि यह 3 माइनस है, तो 3 माइनस है मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस एच, सही है ना जी। जहां पर भी माइनस होता है वहां पर h सब्ट्रैक्ट होता है। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या करेंगे, x की जगह पर हम लोग 3 माइनस एच पुट करेंगे। और आपको तो बताइए कि जब किसी भी फंक्शन का वेरिएबल चेंज होता है तो बेटा ऐसे केस में उसकी लिमिट भी क्या होगी, चेंज। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0। बच्चा पार्टी, अगर से आप कभी भी h ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो ना, तो लिमिट में 99.9% संभावना यही है कि आपको h अप्रोचेस टू 0 लिखना पड़ेगा। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते समय आपको माइनस लिखना है या प्लस लिखना है, तो माइनस इज इंडिकेटिंग दैट कि आपको h सब्ट्रैक्ट करना है, और प्लस इज इंडिकेटिंग दैट कि आपको h ऐड करना है। और ऐड करने के बाद आपको फंक्शन के वेरिएबल के प्लेस पर पुट करना पड़ेगा। तो जब हम फंक्शन के वेरिएबल के प्लेस पर पुट करेंगे जी, तो यह आ जाएगा a 3 माइनस एच प्लस 1, सही है। अब यदि हम चाहें तो h की जगह पर 0 पुट कर सकते हैं। तो जब 0 पुट करेंगे तो ये 3a प्लस 1 आएगा। ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली यदि हम लोग चाहें तो राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। यदि राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस, राइट हैंड लिमिट है यानी 3 से बड़ा। अच्छा बेटा, 3 से बड़े के लिए यदि हम लोग फंक्शन का सिलेक्शन करें तो देखिए 3 से बड़ा सेकंड वाला है, और सेकंड वाले के साथ आने वाला जो फंक्शन है वो bx प्लस 3 है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे bx प्लस 3, सही है जी। अब देखिए चूंकि 3 प्लस है यानी कि हम यहाँ पर h ऐड करेंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस एच, यानी जहां पर फंक्शन में x था अब वहां पर हम लोग 3 प्लस एच लिखेंगे। तो यदि फंक्शन में x की जगह पर 3 प्लस एच लिखेंगे तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0 b इंटू 3 प्लस एच, और प्लस आ जाएगा 3। अच्छा बेटा, यदि मैं चाहूं तो h की जगह पर 0 पुट कर सकता हूं। तो यदि h की जगह पर 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 3b प्लस 3। अच्छा, चूंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, अब कोई भी फंक्शन यदि कंटिन्यूअस होता है तो बेटा उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती ही करती है, यानी डेफिनेटली यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो होगी वो राइट हैंड लिमिट की इक्वल होगी। अब यदि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी तो मतलब 3a प्लस 1 जो है वह 3b प्लस 3 के इक्वल हो जाएगा, सही है ना। और यदि ऐसा कुछ होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। अच्छा बेटा, वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं तो यह पॉजिटिव लेफ्ट में आके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 1, और बेटा 3 माइनस 1 होता है 2। तो यहाँ से हमारे पास फाइनल रिलेशन a और b में क्या आएगा कि 3a minus 3b is equal to 2, and this is the final relation between a and b। a और b के बीच का हमने क्या निकाल लिया, रिलेशन निकाल लिया। तो कहने का सेंस ये है कि अगर से आपका कभी भी फंक्शन ब्रेक्ड हो और फंक्शन के बीच में अननोन वैल्यूज दे दे a b और उनके बीच में रिलेशन पूछे, तो बच्चा पार्टी सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है और फिर राइट हैंड लिमिट निकालना है। और चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है
इसलिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल कर दो, रिलेशन अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करें, यहां से आप बोल सकते हो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शुरुआत होती है। 18 नंबर क्वेश्चन के बारे में यदि हम लोग बात करें तो बेटा 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा is the function defined by is the function defined by is the function defined by क्या है यहाँ पर फंक्शन जो डिफाइंड है वो क्या है, f of x is equal to lambda in bracket x square minus 2x कब, जब x लेस देन आर इक्वल्स टू 0 हो तब। फिर क्या है 4x प्लस 1 कब, जब x ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, इज कंटिन्यूअस है ना, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। फिर क्या कर रहा है, साथ ही साथ हमसे कर रहा है व्हाट्स अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी के बारे में आपका क्या ख्याल है। ठीक है, चलिए तो यहां पर फिलहाल हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बेटा एक बात मैंने आप लोगों से बोला था कि कोई भी फंक्शन यदि ब्रेक्ड है, इफ एनी फंक्शन इज ब्रेक्ड, तो हमेशा कंटिन्यूटी उसकी बाउंड्री पर चेक करते हैं, रिमेन जगहों पर बहुत ज्यादा संभावना है कि वह कंटिन्यूअस होगा। तो भाई साहब यहाँ पर जो बाउंड्री बन रहा है ना, वो बन रहा है 0 के लिए, तो मतलब हमें पहले 0 पर कंटिन्यूटी चेक करना है ना, हमें 0 पर कंटिन्यूटी चेक करना है। तो मैंने क्या बोला था, जिस पर हमें कंटिन्यूटी चेक करना है पहले हम उसको नंबर लाइन पर रख लें। तो x इज इक्वल टू 0 को हमने नंबर लाइन पे रख लिया। अब जब x इज इक्वल टू 0 को हमने नंबर लाइन पे रख लिया, तो बेटा पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा मतलब यहाँ पर जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस। अब बेटा मैंने क्या बोला था कि जब फंक्शन ब्रेक्ड हो और आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना हो, तो पहले हमें कंडीशन चेक करना पड़ता है। अब यदि हमें पहले कंडीशन चेक करना पड़ता है तो बेटा 0 माइनस यानी 0 से छोटा। अब 0 से छोटा ये इंडिकेट कर रहा है x लेस देन 0, 0 से छोटा, तो उसके साथ अटैच जो फंक्शन होगा हमें उसी की लिमिट निकालनी है। यानी यहाँ पर हमें लिमिट निकालनी है लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। सही है जी। अब जो कि 0 माइनस है, इसलिए यहाँ पर h जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद x यानी वेरिएबल के प्लेस पर पुट होगा। तो यदि ऐसा कुछ होगा तो देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 लैम्डा x स्क्वायर यानी 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 0 माइनस h। ठीक है, अब यदि हम लोग चाहें तो बेटा h की जगह पर 0 पुट कर सकते हैं। तो यदि हम लोग h की जगह पर 0 पुट कर सकते हैं जी, तो ये हो जाएगा लैम्डा इन ब्रैकेट 0 माइनस 0, और बेटा यहां से आ गया 0, यानी लैम्डा का तो कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा के टर्म में तो कोई वैल्यू मिली ही नहीं। अब यदि हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात करें तो बेटा राइट हैंड लिमिट मतलब क्या, 0 से बड़ा, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस। अब 0 से बड़ा, तो बेटा 0 से बड़े को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये फंक्शन है, और 0 से बड़े के लिए जो अटैच फंक्शन है 4x प्लस 1 है, यानी यहाँ पर हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी 4x प्लस 1 की। अब बेटा मैंने क्या कहा था, चूंकि 0 प्लस है इसलिए यहां पर हम h को करेंगे ऐड। तो जब h को ऐड करेंगे तो भाई साहब ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0 4 टाइम्स 0 प्लस h, और प्लस आ जाएगा 1। अच्छा बेटा h की जगह पर यदि मैं 0 रख दूं तो यह 1 आएगा। अब ध्यान से देखो,
यदि आप ध्यान से देखोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है 0, जबकि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है 1। अब बेटा जिसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है वो कंटिन्यूस क्या कद्दू होगा? तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो यह फंक्शन कंटिन्यूअस है ही नहीं। तो आप जवाब क्या दोगे कि द फंक्शन इज always discontinuous, always discontinuous at x is equal to 0 for any value, for any value of lambda। लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए यह ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस होगा। तो बच्चा बड़ी रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज 1 पे कंटिन्यूटी आप सेल्फ चेक करिए और अपने जवाब को देने की कोशिश करिए। तो 1 पे कंटिन्यूटी आपको सेल्फ चेक करनी है ना? 1 पे कंटिन्यूटी आपको सेल्फ चेक करनी है, ये आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो यदि हमें 1 पे कंटिन्यूटी सेल्फ चेक करना है, सो व्हाट कैन वी डू हियर? यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं? 18 नंबर क्वेश्चन के बाद नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19। यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि आप इसका सही जवाब समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो 19 और 20 कम से कम एटलीस्ट 2 क्वेश्चन हम लोग बना लें तो हमारे लिए काफी फायदा होगा, ठीक है? क्योंकि अभी भी इसमें लगभग 14 क्वेश्चन बचे हैं, यानी अभी भी हमें कंटिन्यूटी के 5.1 पर लगभग 2 वीडियो और बनाने पड़ेंगे और हर एक में लगभग 7-7 क्वेश्चन हमें कवर करना पड़ेगा। जब तक हम 7-7 क्वेश्चन कवर नहीं करेंगे तब तक हमारा बात बनने वाला नहीं है। चलिए फिलहाल तो क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 19 पे चर्चा करें तो देखो बेटा 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 19 number question is saying that कि so that the function defined by g of x is equal to x minus greatest integer x is discontinuous at all integer point at all integer points here square bracket denote the greatest integer less than or equal to x less than or equal to x। ठीक है, चलिए तो बच्चा पार्टी इसका मैं सीधा ग्राफ बनाऊंगा। आई एम गोइंग टू मेक द ग्राफ डायरेक्टली। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, है ना? क्योंकि ग्राफ इसका थोड़ा सा महत्वपूर्ण भी हो जाता है और काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम ग्राफ के थ्रू बना सकते हैं। तो अभी तक मैंने कोई भी क्वेश्चन ग्राफ के थ्रू डिस्कशन नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ पर इसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए ये क्या है बेटा, यदि हम इसके सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो g ऑफ x इज इक्वल टू है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। सही है? अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। एक बार हम लोग समझ लेंगे तो हमारा काम काफी हद तक बन जाएगा। तो बेटा यदि हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें उसके ब्रैकेट के अंदर आने वाले इनपुट का पहले नंबर लाइन पे पुट करो और नंबर लाइन पर पुट करने के बाद, जैसे मैंने 2.4 यहाँ पे पुट किया, पुट करने के बाद बेटा लेफ्ट में सबसे पहला जो इंटीग्रल वैल्यू आएगा
वही उसका आउटपुट होगा। जैसे 2.4 के लेफ्ट में सबसे पहला इंटीग्रल वैल्यू आ रहा है 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.4 की वैल्यू होगा 2। अगर से मैं यहीं पर कहता ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 3.5, ठीक है, तो अगेन अगर से मैं माइनस 3.5 को नंबर लाइन पे पुट करूं और मैं बोलूं कि सबसे पहला लेफ्ट में इंटीग्रल वैल्यू कौन आएगा, तो बेटा जवाब होगा -4, क्योंकि -3.5 के लेफ्ट में सबसे पहला इंटीग्रल वैल्यू क्या आता है, -4, तो -3.5 का इंटीग्रल वैल्यू रिटर्न होगा -4। उसी तरीके से अगर से मैं बात करूं ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 की, तो बेटा अगर से ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीग्रल वैल्यू है तो वह हमेशा एज इट इज बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब आप यदि चाहें तो सेल्फ से भी कुछ ट्राई कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज निकाल कर देखिए। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.9, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.7, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2022, इन तीनों का आप लोग सेल्फ ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बात। यानी कि आप बोल सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीग्रल वैल्यू रिटर्न करता है। हमेशा कैसी वैल्यू रिटर्न करता है, इंटीग्रल वैल्यू। अब बेटा सोचिए, किसी भी नंबर में से यदि हम उसके इंटीग्रल वैल्यू को माइनस करें, किसी भी नंबर में से यदि हम उसके इंटीग्रल वैल्यू को माइनस करें तो फ्रैक्शनल वैल्यू बचता है। तो कैसी वैल्यू बचता है, फ्रैक्शनल। यानी g ऑफ x इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो कि यह आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। किसी भी नंबर में से यदि हम उसके इंटीग्रल वैल्यू को माइनस करें तो हमेशा फ्रैक्शनल वैल्यू बचता है। तो यदि हमेशा फ्रैक्शनल वैल्यू बचता है तो अब यहां से हमारा टारगेट क्या है, अब यहां से हमारा टारगेट है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करना। बच्चा पार्टी, चूंकि आप एनसीईआरटी लेवल पढ़ रहे हो तो इसमें काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनको यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, बट ट्राई टू अंडरस्टूड। बेटा किसी भी फंक्शन का यदि आप रेंज निकालना, सॉरी ग्राफ निकालना चाह रहे हो तो पहले आपको उस फंक्शन की दो चीजें पता होनी चाहिए। एक पता होना चाहिए डोमेन, तो बेटा यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर होता है। और दूसरा पता होना चाहिए रेंज, तो बेटा यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट का जो रेंज होता है वह 0 to 1 होता है। अब कहोगे कि डोमेन और रेंज का काम क्या है, तो बच्चा पार्टी अगर से मैं इसके ग्राफ को बनाना चाह रहा हूं, मान लेते हैं यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, यह एक्स डैश एक्सिस है और यह हमारे पास वाई डैश एक्सिस है और हम इसके ग्राफ को बनाना चाह रहे हैं। तो बेटा यदि हम इसके ग्राफ को बनाना चाह रहे हैं, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के ग्राफ को बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, कह रहा है डोमेन ऑल रियल नंबर है। बेटा चूंकि इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है इसलिए आप बोल सकते हो कि हमें एक्स एक्सिस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यह एक्स एक्सिस पर जो ग्राफ है वो सभी जगहों पर मूव करेगा। तो मतलब जैसे ही डोमेन ऑल रियल नंबर आया तो एक्स एक्सिस पर नो रिस्ट्रिक्शन समझ में आया। जैसे ही यहां पर हमारे पास ये ग्राफ आया तो एक्स एक्सिस पर नो रिस्ट्रिक्शन हमें समझ में आया, ठीक है। हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एक्स एक्सिस पर, यह बात क्लियर हो गया। अब व्हाट्स अबाउट द रेंज, रेंज क्या कहता है, बेटा ये कह रहा है 0 to 1, तो 0 to 1 तो बेटा आपको तो पता ही है कि 0 मतलब y इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस, और 1 1 मतलब ये जो होगा ये कुछ यहां पर होगा, y इज इक्वल टू 1। तो आप यहां पर ये बोल सकते हो कि जो भी ग्राफ बनेगा, बेटा वॉट एवर ग्राफ यू आर मेकिंग, वह ग्राफ इसी बाउंड्री के बीच में बनेगा। हम जो भी ग्राफ बनाना चाह रहे हैं वह ग्राफ जो है हमारा वो इसी बाउंड्री के बीच में बनेगा। यानी अब आपको समझना है डोमेन और रेंज किसी भी फंक्शन का, आप किसी भी फंक्शन का यदि ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो तो सबसे पहला और सबसे बेसिक कंडीशन ये है कि आप उस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकाल लो। बेटा डोमेन और रेंज बताता है कि सर जी आपको ग्राफ किस बाउंड्री के अंदर निकालना है। तो मतलब हमें जो भी ग्राफ निकालना है वह इस बाउंड्री के अंदर निकालना है, ठीक है। यानी हमारा जो भी ग्राफ आएगा वह इस रीजन के अंदर आएगा। अब यदि इस रीजन के अंदर आएगा तो फिर क्या करना है, बेटा जितने इंटीग्रल पॉइंट्स हैं आप पहले उनको ड्रॉ कर लीजिए। जैसे मैंने ड्रॉ किया x इज इक्वल टू 1, फिर मैंने ड्रॉ किया x इज इक्वल टू 2, फिर मैंने ड्रॉ किया x इज इक्वल टू 3, फिर मैंने ड्रॉ किया x इज इक्वल टू 4,
सिमिलरली लेफ्ट में बात करें तो मैंने ड्रॉ किया x इज इक्वल टू -1, फिर मैंने ड्रॉ किया x इज इक्वल टू -2, फिर मैंने ड्रॉ किया x इज इक्वल टू -3 एंड सो ऑन। तो बच्चा पार्टी क्या है, हमेशा याद रखिएगा कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है ना, वह इंटीग्रल पॉइंट पर हमेशा जीरो देता है। इंटीग्रल पॉइंट पर हमेशा जीरो देता है इन दैट सेंस कि जैसे x की वैल्यू 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, इन सभी पर यह ऑलवेज जीरो रिटर्न करता है। तो बेटा यदि ऑलवेज जीरो रिटर्न करता है तो x इज इक्वल टू 0 पर ये देगा 0, x इज इक्वल टू 0 पर ये क्या देगा 0, और बेटा फिर 1 पे जाना है। अच्छा यहाँ पर ओपन है तो 0 से 1 हमारा ग्राफ ये बनेगा, 0 से 1 में हमारा ग्राफ ये बनेगा। फिर 1 से 2 की बात करें तो बड़ा इंटीग्रल पे तो 0 देता है तो 1 पे 0 देगा, और फिर यहां से यहां जाएगा। भाई इसी बाउंड्री में मूव करना है तो देखिए 1 से 2 में हमारा ग्राफ ये बना। फिर 2 से 3 के बीच में बात करें तो इंटीग्रल पे 0 देता है और बाउंड्री ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो अगला ग्राफ हमारा ये बनेगा। फिर 3 से 4 के बीच में बात करें तो बेटा 3 से 4 के बीच में जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ ये बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर से मैं -1 पे बात करूं तो बेटा -1 इंटीग्रल वैल्यू तो यहाँ पे 0 देगा तो ये हमारा ग्राफ बनेगा। फिर -2 से -1 के बीच में बात करें तो हमारा ग्राफ कुछ ये बनेगा। फिर -3 से -2 पे बात करें तो हमारा ग्राफ कुछ ये बनेगा। तो बच्चा पार्टी यदि आप ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि मान लीजिए अगर से मैं इस ग्राफ में, जस्ट थिंक अबाउट इट, मान लीजिए कि मैं इस ग्राफ में मूव करना शुरू करूं -3 से, -3 से मैं मूव करना शुरू करूं तो बेटा जब मैं यहां से यहां मूव किया तो इस वाले पॉइंट पर पहुंचने के बाद हमें अपने पेन को लिफ्ट करना पड़ा, उठाना पड़ा, और उठा के फिर मैं इस पॉइंट पर आया और फिर मैं यहाँ पे मूव किया, और फिर यहाँ पर पहुंचने के बाद फिर हमें अपने पेन को लिफ्ट करना पड़ रहा है, और फिर यहाँ से ऐसे मूव करना पड़ रहा है, और फिर इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद फिर पेन लिफ्ट करना पड़ रहा है, और फिर हमें यहाँ से मूव करना पड़ रहा है। तो मतलब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब हम इंटीग्रल पॉइंट से मूव करना शुरू कर रहे हैं और एक इंटीग्रल पॉइंट से जब हम दूसरे इंटीग्रल पॉइंट पर पहुंच रहे हैं तो बेटा दूसरे इंटीग्रल पॉइंट पर पहुंचने के लिए बार बार हमें अपने पेन को क्या करना पड़ रहा है, लिफ्ट। बार बार हमें अपने पेन को क्या करना पड़ रहा है, लिफ्ट, यानी उठाना पड़ रहा है। और बेटा मैंने क्या बोला था कि जब हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना लें और एक सर्टेन पॉइंट के बाद हमें बार बार अपने पेन को लिफ्ट करना पड़े तो जिस पॉइंट से हमने पेन को लिफ्ट किया है उस पॉइंट पर हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर एक जवाब हो सकता है कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इन सभी जगहों पर फंक्शन जो होगा हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहां पर आप बोल सकते हो हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, है ना। क्यों डिसकंटिन्यूअस होगा मैंने ये भी बता दिया, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। तो मुझे बच्चा पार्टी ऐसा फील हो रहा है कि अभी तक का हमने जितने भी क्वेश्चन कंटिन्यूटी में डिस्कस किए उनमें यह क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए उनमें क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन जो था यह वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था। तो बच्चा पार्टी आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए ताकि हम लोग आगे भी चीजों को कंटिन्यू रखें। तो बेटा 5.1 का क्वेश्चन नंबर 20 ऑनवर्ड्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच।